तो क्या हाल है दोस्तों। तो आज आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो देखो, हमने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे अब। क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी है उसको पूरा कंप्लीट कराएंगे सीक्वेंस वाइज। आज हमारी पहली वीडियो है और आपको पता है कि आपका डेट शीट आ चुका है। 31 मार्च 2024 को आपकी 12th की क्या है, एग्जाम है। तो 31 मार्च तक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस कवर कराया जाएगा आपको सीक्वेंस वाइज। तो आज हमारी है फर्स्ट वीडियो, और फर्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ध्यान से सुनो, जो प्रीवियस ईयर हुआ करता था उससे पहले एक और चैप्टर था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ वाला, वो डिलीट कर दिया। अब वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो चैप्टर है वो पार्टनरशिप से स्टार्ट होता था। फर्स्ट हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल में क्या, आपको बेसिक्स बताए जाएंगे। तो आज हमारी पूरी वीडियो किस पे फोकस रहेगी कि आपको प्योर बेसिक के बारे में हम बताएं। तो ध्यान से सुनो, क्लास 11th में हमने अकाउंटेंसी जो पढ़ी थी वो किसकी पढ़ी थी, सोल प्रोपराइटरशिप की पढ़ी थी। कि सोल प्रोपराइटरशिप की अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है, सब कुछ कैसे बनाया जाता है। तो सोल प्रोपराइटरशिप का मतलब क्या था, ठीक है। सोल प्रोपराइटरशिप मतलब क्या, एक इंडिविजुअल इंसान रहेगा। कौन रहेगा, इंडिविजुअल। वो ही ओनर होगा, वो ही मैनेजर होगा, मैनेज करेगा, वही कंट्रोल करेगा, वही प्रॉफिट लेगा, सारे डिसीजन उसके होंगे। इसका मतलब सारा का सारा जो भी काम करेगा वो एक सिंगल इंडिविजुअल काम करेगा। तो उसके बेस पे हमने अकाउंटिंग की थी। तो इस क्लास 12 में क्या करेंगे, हम पार्टनरशिप के बारे में सीखेंगे, और जो कंपनीज है उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है उसके बारे में सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चल रहा है, एक अकेला है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, रिस्क विस्क यही ले रहा है, प्रॉफिट भी ले रहा है, कैपिटल भी लगा रहा है, सब कुछ यही कर रहा है, तो हमें पार्टनरशिप की जरूरत क्या है। देखो, आपने वर्ड सुना है पार्टनर। तो हमें तो पता है कि एक इंसान, अकेला इंसान कभी भी अपने आप का पार्टनर नहीं हो सकता। वो आध्यात्मिक की बात अलग है, हम एक्चुअल फैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहीं अध्यात्म चला गया कि अकेला इंसान अकेले के पार्टनर हो सकता है, वो सब भूल जाओ, रियल की बात है, रियल लाइफ की बातें नहीं है। तो पार्टनर के लिए हमें पता है कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग तो होने ही चाहिए, तभी आपस में पार्टनर हो सकते हैं। एक अकेला इंडिविजुअल पार्टनर नहीं हो सकता। तो पहला आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि पार्टनर की रिक्वायरमेंट पड़ी ही क्यों पार्टनरशिप की, जब इंडिविजुअल से काम चल रहा था। तो इंडिविजुअल की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, अगर आपको बिजनेस की ग्रोथ करनी है या बिजनेस को एक्सपेंड करना है जिसको हम बोलते हैं, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो एक अकेले इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, वो उतनी ही कैपिटल लगा सकता है, ज्यादा वो रिस्क नहीं ले सकता। तो सबसे पहली जरूरत क्यों पड़ी पार्टनरशिप की, कि अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है ज्यादा कैपिटल चाहिए। दूसरा, आपको रिस्क बियरिंग ज्यादा नहीं करना है। एक अकेला इंसान, उसका पैसे है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो बड़े लेवल पे रिस्क नहीं लेना चाहता। तो रिस्क वो अकेला नहीं लेता, तो उसको रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करना होता कि एक और इंसान आ जाए, कम से कम लॉस होगा तो कम से कम मेरा अकेला का नहीं होगा, उसका भी होगा। करते ना हम दोस्तों में कि भाई मैं तो जा ही रहा हूँ, तो एक दोस्त को और ले लेता हूँ कि कुछ भी हुआ तो कम से कम मेरे साथ वो तो होगा, अगर मेरा नुकसान हुआ तो उसका भी हो जाएगा, मेरा फायदा हुआ तो उसका भी हो जाएगा। तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट स्किल के लिए आप किसी को पार्टनर बनाते हो, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसे भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास पैसे हैं तो आपके पास रिस्क लेने की एबिलिटी भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बड़े लेवल पे मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो मैनेजमेंट जिस बंदे के पास स्किल उसको बुला लोगे, या जिसके पास एफिशिएंसी है, किसी और चीज का एक्सपीरियंस है, उसको बुला लोगे, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल आपको शर्ट है वो बनानी है, शर्ट का बिजनेस करना है। तो आप फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स है, तो आपको फाइनेंस की भी नॉलेज है कि पैसे कैसे लगाना है, आपको ये भी पता है कंट्रोल कैसे करना है, बहुत अच्छी बात है। आपको ये भी पता है कि मार्केट में अप्रोच भी कैसे करना है। लेकिन आपको शर्ट के ऊपर जो कपड़ा लगेगा उसका फैब्रिक कैसा होगा, कहाँ से हम रॉ मटेरियल को उठाएंगे, कैसे उसको बनाएंगे, कौन सी मशीन लगेगी, वो आपको नहीं पता। तो ऐसे बंदे को आप अपना पार्टनर बनाओगे जिसको इस फील्ड के बारे में अच्छी नॉलेज है। बाकी सारा काम तो आप कर लोगे, लेकिन वो वाला काम आप नहीं कर सकते। आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें पार्टनर की जरूरत है ताकि और कैपिटल लगाई जा सके, बिजनेस को बढ़ाया जा सके, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, किसी के पास एफिशिएंसी अच्छी है, किसी फील्ड में कोई अच्छा, उसको अपने साथ मिला के बिजनेस में हम अच्छा प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप क्या है।
वैसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप हुआ जब दो लोग मिलकर या दो से ज्यादा मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो तो सभी लोगों ने डेफिनेशन दे रखी है। लेकिन आपका जो पार्टनरशिप है, इसके लिए एक एक्ट होता है, अधिनियम। एक्ट कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो है ये पार्टनरशिप के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये बताता है कि पार्टनरशिप कैसे बनाते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप में अगर एग्रीमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ओरल करना चाहिए, सब कुछ ये बताता है। इसके अकॉर्डिंग एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4। तो ठीक है, अभी आप 12th में आए हो, 11th में तो कोई सेक्शन नहीं था, तो 12th में आए तो 12th में आपको ऐसा सेक्शन नंबर बहुत सुनने को मिलेगा, सेक्शन 4, सेक्शन 20, जैसे कंपनी सेक्शन हो गए 220, 246, 2 ऐसे बहुत सारे सेक्शन है। सेक्शन का मतलब कुछ ऐसे फॉर्मेट बना रखे हैं एक्ट के अंदर जिसमें आपको हर चीज के बारे में बताया गया है। तो ध्यान से सुनो, पढ़ते कैसे हम, देखो जर्नली आपको ऐसे मिलेगा, सेक्शन 2, फिर ब्रैकेट में कुछ मिलेगा, फिर इसके बाद अभी फिर भी और कोई दे देता है, जैसे फर्स्ट दे दिया, उसके बाद भी कोई दे देता है, जैसे ए दे दिया, तो ऐसे आपको मिलेगा। तो रीड कैसे करते हैं आप एक बार समझ लीजिए। इसको बोलेंगे सेक्शन 2, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सब सेक्शन। ठीक है, तो कैसे रीड करेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। फिर और आगे भी दे रखा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लोज, और उससे भी आगे दे रखा है तो उसके लिए करते हैं सब क्लोज। ठीक है, तो अगर इसको पूरे को रीड करना है तो हम कैसे रीड करेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ए, ऐसे। फिर जब आप ग्रेजुएशन जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, वहां देखोगे पैरा पूरा, ये बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें अभी हमें नहीं जाना, हमें सिंपल आपको बताना था कि रीड कैसे किया जाता है। तो देखो सेक्शन 4 है, उसके अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। अब डेफिनेशन आपको बुक के अंदर ही मिल जाएगी, मैं लिख देता हूं, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और more persons to share future profits। ध्यान से देखो क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। उसके बाद कंट्रोल बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसा वह लिखा हुआ है। देखो कंट्रोल नहीं है, मैं कंट्रोल वर्ड यूज करता हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, वैसे यहाँ पे कैरिड बाय ऑल ऐसा कुछ लिखा हुआ है एक्ट में, लेकिन मैं कंट्रोल वर्ड यूज कर लेता हूँ। देखो हमें वहां पे डेफिनेशन तो लिख के दिखानी है, तो जो समझ में आए वो चीज हम यूज कर लेंगे। तो सेक्शन 4 में क्या लिखा है, तो ध्यान से सुन लो कि यहां से एक क्वेश्चन इसी में से ही बनेगा आपका, ये गारंटी है कि वो इसी में से एक क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ बना ही देता है आपके एमसीक्यू में। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना, देखो ध्यान से, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है, ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जो इस मीनिंग है इसी से आपके एसेंशियल एलिमेंट्स निकलेंगे, जिसको आप फीचर्स बोलते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर फीचर्स। देखो भाई छोटा बोर्ड है तो थोड़ा पेशेंस से लिखा, सारी चीजें लिखनी पड़ती है, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि सारी छपी छपाई है कि सारी ऐसे करते, छपी छपाई में विश्वास भी नहीं करता हूँ कि छपी छपाई बस अंडरलाइन करके पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आराम से पढ़ो, सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएगी। तो ध्यान से देखो, बिटवीन टू और मोर पर्सन, तो एक फीचर तो ये बच गया, टू बन गया टू और मोर पर्सन। तो देखो ध्यान से, इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या चीज दिख रही है, ध्यान से देखो, इसमें आपको एक चीज दिख रही है कि मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2, और मोर पर्सन, तो यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि मोर है तो मोर कितने हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 2, और मिनिमम कितने हो सकते, सॉरी मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। अब 50 कहाँ पे लिखा गया है, आप सोच रहे होंगे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है तो इसी में लिखा गया होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए इसके रिगार्डिंग साइलेंट है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया। तो कहाँ पे लिखा गया है, तो इसके रिगार्डिंग जो रेफरेंस दिया गया है वो दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो अब 12th बेस पे है ना, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वैसे मैं ऊपर बताता हूँ कि एक सेक्शन है
464 नाम का एक सेक्शन है। आप एक्ट खोलोगे तो उसमें एसोसिएशन ऑफ पर्संस के बारे में कुछ लिखा गया है कि 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रूल बताएगी। फिर इसके बाद आया कंपनीज मिसलेनियस रूल्स, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। उसमें जो रूल 10 है उसमें बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे पार्टनरशिप में, 50 होंगे। तो ध्यान से ना, आपसे सिंपल 12th बेस पे यही पूछता है। आप ग्रेजुएशन बेस जाओगे या कॉम्पिटिटिव लेवल जाओगे तो वहां पे भी यही पूछता है, ये नहीं पूछता कि कहाँ पे क्या लिखा गया है। तो मिनिमम ध्यान रखना है, 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। इसका 50 का रेफरेंस पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, इसका रेफरेंस कहाँ गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 464 में एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात की गई है, और वहां पे लिखा है नॉट मोर देन 100%। और फिर लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स अकॉर्डिंग बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल निकाला 2014 में, रूल नंबर 10 में लिखा गया कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो आगे पढ़ो, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका फीचर आ गया, टू शेयर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी पार्टनरशिप हो रही है उसके अंदर प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है। ध्यान सुनो, प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो उसको हम पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करेंगे। दोबारा सुनो, प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो उसको हम पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि ये भाई अमन है और एक चमन है, दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों भाई मिलके पार्टनरशिप करते हैं, और क्या करेंगे, हम सर्दियों के अंदर क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो पुअर फैमिलीज हैं उनको। तो इन्होंने पार्टनरशिप की है, नो डाउट, लेकिन इनका मोटिव जो है वो चैरिटी है। मोटिव क्या है, चैरिटी है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो इसको इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसको मतलब नॉर्मली तो आप कह सकते हो कि हम दोनों पार्टनर बने हैं, लेकिन इसको एक्ट के अंदर पार्टनरशिप कंसिडर नहीं किया जाएगा। ध्यान रखनी ये बात। तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ो, कैरिड बाय ऑल, एक ये आ गया, कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये आप पढ़ लेना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर है, तो चारों में से या तो कोई एक बिजनेस को कंट्रोल कर ले या सारे के सारे कंट्रोल कर सकते। ठीक है, या तो सारे कंट्रोल कर ले, या 3 लोगों के पास टाइम नहीं है तो कोई एक कर ले या कोई 2 कर ले। लेकिन ये होगा कि अगर ये बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है और ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, कोई भी किसी के साथ लेन देन कर रहा है, तो उसके लिए ये भी लाइबल होंगे। ये भी क्या होंगे, बाउंड होंगे, जिसको आप बाइंडिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये बाउंड होंगे, ऐसे नहीं बोल सकते कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हम बाउंड नहीं होंगे। कोई भी एक पार्टनर बिजनेस को चला सकता है या सारे मिलकर भी चला सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए सब क्या होंगे, बाउंड होंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। देखो फोर्थ वन क्या है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसको हम पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करेंगे। तो एग्रीमेंट के लिए लॉ ने क्या बोला है, एक्ट में क्या लिखा है कि ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ये बात आपको यहाँ पे नोट करने वाली है कि एग्रीमेंट है, मे बी ओरल और मे बी रिटर्न, इट इज द चॉइस ऑफ पार्टनर कि वो क्या करना चाह रहे हैं। अपनी ओरली भी डिसाइड कर सकते हैं और रिटर्न भी डिसाइड कर सकते हैं। ओरली कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मेरे दोस्त, हम दोनों ने ओरली डिसाइड किया कि हम एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं किराने की और वहां पे काम करेंगे। तो हमने ओरली डिसाइड कर लिया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको 50% तू लेना, 50% मैं ले लूंगा, 1 लाख रुपए तू लगा दे, 1 लाख रुपए मैं लगा देता हूँ, और फिर वहां पे दोनों काम करेंगे। तू ये वाला काम संभालना, मैं ये वाला काम संभालूंगा। तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। और रिटर्न में भी कर सकते हैं कि जो सारी चीजें हमने बोलकर एक दूसरे को बताइए, इसको हम लिख भी सकते हैं। तो डिपेंड है, ऐसा नहीं कह सकते कि रिटर्न होना ही होना जरूरी है। ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि रिटर्न के अपने कुछ फायदे। अगर आप ओरली कुछ भी एग्रीमेंट करते हो तो आपके पास कोई भी लीगल प्रूफ नहीं है। ध्यान रखना, आपके पास कोई भी लीगल प्रूफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिटर्न में एग्रीमेंट करते हो तो उसको बोलते हैं कि आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट आ गया है, जिसको आप कभी भी किसी के सामने भी दिखा सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स हुए, लड़ाई झगड़े हो गए और वो कोर्ट में चले गए, और अग्रीमेंट अगर उन्होंने रिटर्न में कर रखा है, तो रिटर्न एग्रीमेंट को लीगल
डॉक्यूमेंट मान के वहां का जो जज है उसको कंसिडर करेगा कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ए और बी है, इन्होंने रिटन डॉक्यूमेंट में ए ने बोला कि मैं 40% प्रॉफिट ले लूंगा, बी ने बोला मैं 60% प्रॉफिट ले दूंगा, एग्रीमेंट पे साइन हो रखे हैं दोनों के, दोनों ने साइन कर रखे, ठीक है। जब लास्ट प्रॉफिट हुआ तो ए बोला नहीं यार, नहीं नहीं, मैंने भी उतनी मेहनत की, मैं तो 50% लूंगा, तू भी 50% ले। तो बी यहाँ पे कोर्ट में जाके ये डॉक्यूमेंट दिखा सकता है कि डॉक्यूमेंट बनाया तब ए ने 40 पे राजी हुआ था, तो उसको मैं 50 नहीं देना चाहता, तो कोर्ट बी के फेवर में बोलेगा। ओरल है तो उसके अपने नुकसान है, और रिटर्न करोगे तो उसके अपने कुछ बेनिफिट है, ठीक है। और अगर रिटर्न करते तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिस कहीं पे भी आप उसको कंसिडर करा सकते हैं, कहीं पे भी उसको दिखा सकते हैं। दूसरी बात, अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि कंपनी फर्म को कैसे चलाना है, कौन क्या लेगा। इसी रूल्स एंड रेगुलेशन को जो बनाए इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं हम इसको, पार्टनरशिप डीड। और इसको दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। दोनों नाम ये ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, एग्रीमेंट में भी ओरल में भी रिटन, इट डिपेंड ऑन द पार्टनर्स कि वो दोनों क्या चाहते हैं। लेकिन अगर रिटर्न करते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट का काम करेगा। इसमें क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस या बोल सकते हैं कंडीशंस होती है पार्टनरशिप की। कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप नोन एज पार्टनरशिप डीड, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप दोबारा एक बार रिवाइज कर दें। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 4 में दी गई है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 1932। उसमें क्या लिखा, पार्टनरशिप रिलेशनशिप है दो पर्सन के बीच में टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसमें से क्या निकल गए, इसके एलिमेंट निकल गए, 2 और मोर पार्टनर्स होने चाहिए, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मोटिव प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है तो उसको हम पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करेंगे। या तो कोई एक बिजनेस को चलाए या सारे मिलके चलाए, लेकिन वो सब आपस में एक दूसरे के लिए क्या होंगे, बाइंड होंगे, और एग्रीमेंट होना चाहिए। और इधर आ जाओ, और क्या होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये लो भाई, यही तो दिक्कत है, यहीं पे सारी दिक्कत है। जो लाइबिलिटी है वो कैसी रहने वाली है, अनलिमिटेड रहने वाली है। ये यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहने वाली। इसका मतलब फर्म की जो एसेट है वो, और पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है वो, और पार्टनर्स की क्या होती है ऑन प्रॉपर्टी के ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब अगर फ्यूचर में कोई भी नुकसान होता है, अगर फ्यूचर में कोई भी नुकसान होता है, फर्म की एसेट बेची जाएगी, उससे लॉस रिकवर, ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल से लॉस हो गया, ठीक है, अगर उसके बाद भी नुकसान रिकवर नहीं हो पा रहा है तो पार्टनर्स की जो घर का सामान है वो भी रास्ते पे आ सकता है, उसका घर बार सब कुछ, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी इसके लिए चार्जेबल होती है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है पार्टनरशिप के अंदर की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, कि कल को फ्यूचर में कुछ भी, आपको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, अगर फ्यूचर में कुछ भी हो गया तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, यही आएगी कि उसकी प्रॉपर्टी भी लाइबल होगी, उसकी प्रॉपर्टी पे भी चार्ज क्रिएट होगा, उसकी प्रॉपर्टी भी फर्म के लिए लाइबल होगी लॉस को रिकवर करने के लिए, कोई भी आपको पैसे देने हैं उसके लिए, ठीक है। और एक सिक्स्थ और पॉइंट लिख लो। सिक्स पॉइंट क्या लिख सकते हैं, रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसका मतलब क्या है, हम जो फर्म को क्या मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं, और जो पार्टनर है वो क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो पार्टनर है वो एजेंट भी होते हैं, दोनों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट के साथ फर्म, और पार्टनर क्या होते हैं, ओनर भी होते हैं। तो यहाँ पे दोनों का पार्टनर है वो फर्म के एजेंट भी है, और यहाँ पे क्या है, ओनर भी है। तो ये मैंने आपको मीनिंग में से सब कुछ क्लियर करके बता दिया। अभी जो आपने पढ़ा उसके बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो पार्टनरशिप एक्ट आया 1932, तो क्या इससे पहले पार्टनरशिप नहीं होती थी? अगर होती थी, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि पार्टनरशिप ना हो, पार्टनरशिप इससे पहले भी होती होगी, तो इससे पहले होती थी तो उसका क्या करते थे, उसके लिए कोई एक्ट वगैरह था या नहीं था? तो ध्यान से पढ़ो। अगर इससे पहले कोई पार्टनरशिप होती थी तो एक एक्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर आपने नाम सुना हो तो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट भी लगा सकते हो, कि कोई भी दो या दो से ज्यादा इंसान मिलकर कोई भी एग्रीमेंट करते हैं उसके ऊपर क्या लागू होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्योंकि यहाँ पे भी एग्रीमेंट हो, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दो पर्सन के बीच में दोनों मिलके
ये 4 मिलके हम अपने बिजनेस को चलाएंगे, तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उस टाइम पे ये वाला एक्ट उसके लिए एप्लीकेबल होता था। तो बाद में जाके क्या हुआ, इस एक्ट के दो टुकड़े कर दिए गए। एक किया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाया, और दूसरा इसमें से क्या बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आई होप आपको बात समझ में आएगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहां से निकल के आया है, 1932। देखो यहां तक कोई डाउट है तो? अब आप पूछोगे 1872 से पहले कोई पार्टनरशिप होती थी या नहीं होती थी? देखो इससे पहले कोई पार्टनरशिप होती थी, उसके लिए कोई भी एक्ट वगैरह नहीं था, ठीक है। उससे पहले कोई एक्ट वगैरह नहीं था, वैसे ही छोटे मोटे लॉ थे, मतलब कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं था कि ये सिर्फ इसके ऊपर ही लागू होगा। इस छोटे मोटे लॉ थे जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होते थे। हमको पता है कि 1872 से पहले ही ब्रिटिश वाले आ गए थे, तो वो अपनी कंपनी वंपनी लगाया था, तो उन्होंने कंपनीज एक्ट 1850 के आसपास बना लिया था, तो वो हमारी अलग बात, तो हमें यहाँ तक ध्यान रखना है। और ट्वेल्थ बेस है, देखो ये वाली चीज तो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। अगर ट्वेल्थ बेस तक है तो हमें यहाँ तक ध्यान रखना है। कौन सा एक्ट है, 1932 है, और हम बेसिक एलिमेंट भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई फीचर्स के अंदर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, अनलिमिटेड लाइफ, ठीक है। तो देखो कोई बिजनेस अगर पार्टनर का चल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस पार्टनर का बिजनेस नहीं चल पाता है, जो पार्टनरशिप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, उसको क्या हो जाती है, उसको हो जाती है दिक्कत। क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, घर का सामान भी जाता है, इसलिए लोग भाग जाते हैं। आपने सुना होगा भाग गए भाई, क्योंकि बिजनेस डूब गया, घर का सामान डूबे से घर बच के सब कुछ भाग गए, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए 2008 में एक और कॉन्सेप्ट आया, एलएलपी एक्ट 2008। देखो एक कहावत आपने सुनोगी कि परेशानी होती है तभी उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है, तो परेशानी हुई तो उसका नया सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आया है। तो एलएलपी एक्ट 2008 लिमिटेड, फुल फॉर्म लिख देता हूं आपके लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक। अब देखो अगर जनरल पार्टनरशिप होती है हमारी तो लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड, फिर लेके आए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसका मतलब अब जो लाइबिलिटी है वो कैसे रहने वाली है, लिमिटेड रहने वाली है। इसका मतलब कहां तक लिमिटेड रहने वाली है, पार्टनर ने जितनी कैपिटल लगाई है फर्म के अंदर, ध्यान सुनना, पार्टनर ने फर्म के अंदर जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड की है उसकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल तक। फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने कैपिटल लगाई 10 लाख, ठीक है। तो अब मेरी जो लाइबिलिटी है वो 10 लाख तक ही है। अगर कल को फर्म को लॉस हो गया, हैवी लॉस हो गया, बिजनेस चलने क्रैश व्रैश हो गया, तो वो सिर्फ मेरे 10 लाख तक ही फॉरफिट कर सकते हैं, लॉस के लिए हम यूज कर सकते हैं कि लॉस को हम भरपाई करें। लेकिन इससे ज्यादा अगर हो रहा है तो उसमें पार्टनर कोई लेना देना नहीं है, उसमें फर्म की एसेट बेची जाएगी, फिर भी लॉस रिकवर नहीं हुआ तो सामने वाली पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए, पहले थी लाइबिलिटी अनलिमिटेड और अब क्या हो गई है, लिमिटेड हो गई है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस करके बता देते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ध्यान से देखो डिफरेंस, जो पार्टनरशिप 1932 है उसके रिगार्डिंग क्या होती है, जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। और दूसरी तरफ है आपकी एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ध्यान सुनो, देखो एक बात ध्यान से, अगर एलएलपी एक्ट आ गया है, एलएलपी एक्ट आ गया जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो क्या लगता है आपको कि लोग जनरल पार्टनरशिप तरफ जाएंगे या एलएलपी की तरफ जाएंगे? जहां सेफ लगेगा वहीं जाएंगे। अगर लोग ओरली कर रहे हैं तब तो वो इधर ही रह जाएंगे, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न में होना कंपलसरी, वहां पे एग्रीमेंट होना रिटर्न में कंपलसरी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि ओरल में हो सकता है, रिटर्न में हो सकता है। तो आज के टाइम पे ये वाली पार्टनरशिप भी है, वो वाली पार्टनरशिप भी है, लेकिन वो वाली भी धीरे धीरे कम हो गई है। वो कंपनी आएगा तब बताएंगे कि ओपीसी नाम का कॉन्सेप्ट आया तो लोग कंपनी का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप कम करते हैं। तो देखो जनरल पार्टनरशिप, इसका एक्ट है कौन सा, 1932, और इसका एक्ट कौन सा है, 2008। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ ध्यान रखना, क्योंकि रिटर्न में अकाउंटेंसी में नहीं पूछते आपसे, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर का है, तो 2008 का है, और जनरल वाला कौन सा 1932 का है। फिर पार्टनर का आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इसमें मिनिमम मेंबर कितने होंगे, 2, इसमें भी मिनिमम मेंबर कितने होंगे, 2। आज तक का रिकॉर्ड है
कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि पार्टनर में मिनिमम नंबर कितने होते हैं। सबको पता है पार्टनर है तो 2 तो होने चाहिए। क्वेश्चन किसका पूछेगा? मैक्सिमम का पूछेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। और यहाँ पे मैक्सिमम कितने होते हैं बताओ? नो लिमिट। यहाँ पे कितने भी पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कितने होंगे? 50। और यहाँ पे मैक्सिमम कितने होंगे? कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल भी हो सकता है। तो पॉइंट पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर थर्ड। यहाँ पे ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट, और यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। क्या चीज? एग्रीमेंट आपकी। ठीक है। और इधर देखो, इधर एग्रीमेंट ऑलवेज इन रिटर्न। ओरल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ओरल वाले को अलाउड ही नहीं करते कि रिटर्न में होना चाहिए तो रिटर्न में ही होना चाहिए। इधर देखो, जो पार्टनर है और फर्म है वो एक ही चीज है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। पार्टनर बोलो चाहे फर्म बोलो, दोनों एक ही चीज है। पार्टनर फर्म के लिए लायबल है, फर्म पार्टनर के लिए लायबल है, आपस में बाउंड है। लेकिन यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। फर्म अलग कॉन्सेप्ट मानी जाएगी और पार्टनर अलग मानी जाएंगे। ध्यान से बात ध्यान रखनी है, ये अलग एंटिटी होती है, वो अलग एंटिटी होती है। पता कोई डाउट है तो? और बाकी बुक में पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कोई खास वो है नहीं कि अब देखो कराने को तो और भी करा दें, लेकिन जो मेन मेन था वो तो मैंने करा ही दिया आपका। एक और लिख लो फिर भी। इसमें लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है। और इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन इसमें बनेगा वो कहाँ कहाँ से बन सकता है? अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए तो मैं टिक लगा देता हूं। एक तो पूछ सकता है ये वाला, दूसरा पूछ सकता है मैक्सिमम लिमिट, और तीसरा ये वाला पूछ सकता है कि नॉर्मल अगर पार्टनरशिप है तो लायबिलिटी कितनी होगी, और एलएलपी है तो लायबिलिटी कितनी होगी। उसके बाद तो इनकॉर्पोरेशन होगा, रजिस्ट्रार और पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा। ये सब बकवास बातें हैं, वो आप तो बुक से रीड करोगे, अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो आई होप डिफरेंस भी समझ के होंगे। इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, उसके बाद फर्स्ट वीडियो में इतना बेसिक बहुत है, धीरे धीरे हम सारा कवर कर लें। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट देखो बात आती है, क्या आती है? नेक्स्ट बात ये आती है कि पार्टनर के पास राइट क्या क्या होंगे। ठीक है। आज तक तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन फिर बता देते हैं। राइट है, बुक्स को चेक कर सकता है फर्म को, फर्म के प्रॉफिट में शेयर ले सकता है। ठीक है। उसके बाद फर्म के प्रॉफिट में शेयर ले सकता है, बुक का इंस्पेक्शन कर सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग में अपनी हिस्सेदारी देगा, वोटिंग में राइट होगा, एग्रीमेंट में हिस्सेदारी होगी। इसका मतलब सब कुछ राइट होता है जो एक पार्टनर का होना चाहिए। ठीक है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राइट में आज तक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा। एग्रीमेंट देखो, एग्रीमेंट होता है ना पार्टनर के बीच में, जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से करा देता हूं ये वाला। देखो पार्टनरशिप डीड कैसे होती है? रिटर्न में होती है, आपको पता है। लेकिन जो एग्रीमेंट है वो ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। बता हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात। अब देखो, अगर रिटर्न में है तो आपकी पार्टनरशिप डीड बनी होगी, और पार्टनरशिप डीड बनी होगी तो उसमें सब कुछ लिखा होगा। सब कुछ क्या लिखा होगा? नेम पार्टनर का लिखा होगा, पार्टनर के एड्रेस के बारे में लिखा गया होगा, कौन कितनी कैपिटल लगा रहा है उसके बारे में लिखा गया होगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा उसके बारे में लिखा होगा, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बारे में लिखा होगा, ड्राइंग्स के बारे में लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में लिखा होगा, लोन कितना कितना कौन ले सकता है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देंगे वो लिखा होगा, किसको सैलरी मिलेगी किसको सैलरी नहीं मिलेगी उसके बारे में लिखा होगा, कमीशन के बारे में लिखा होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा होगा, हम कैसे कैसे एग्रीमेंट करेंगे, वगैरह पार्टी से किसके साइन होने चाहिए। मतलब कि आपने अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया तो उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी पार्टनरशिप होती है वो लिखी होगी। तो जब सब कुछ लिखा ही हुआ है
तो आगे जो भी एक्टिविटीज होगी, जो भी कुछ भी कार्यक्रम होगा, वो सारा का सारा उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा। कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितनी सैलरी लेगा, कौन कितना कमीशन लेगा, कौन कहाँ पे जाएगा, कौन किसका क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है। लेकिन अगर एग्रीमेंट ओरल में किया है तो दिक्कत है, क्योंकि ओरल में किया है, फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर है, इन्होंने ओरली एग्रीमेंट कर लिया, तो जो इन्होंने ओरली किया है वो तो इनको ही पता है कि किसने क्या बोला था, और कल में फ्यूचर कोई नाट भी सकता है। तो इसका मतलब फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स, इसको बोलते हैं लड़ाई झगड़ा, आपस में दे गुच्छम कुछ हो रहे हैं और लड़ाई किए जा रहे हैं। ठीक है, वो बोला मैं इतना लूंगा, वो बोला मैं इतना लूंगा। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस अच्छा चल गया और एकदम से प्रॉफिट हो गया 50 लाख। ठीक है, तो पैसे देकर नीयत बिगड़ गई तो झगड़े हो गए। तो अगर ओरली है और कोर्ट के पास गए, ये पहुंच गए कोर्ट, कोर्ट में जिसको नुकसान हो रहा है वही जाता है, जिसको फायदा होता है वो थोड़ी जाता है। तो जिसको नुकसान है वो कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में जाके क्या बोला कि जज साहब आप मेरी बात सुनिए, पहले तो इसने ये बोला था, अब ये ना हट रहा है, अब मेरे को नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। तो कोर्ट बोलेगा अच्छा पार्टनरशिप क्या था, दिखाइए क्या क्या किया था पार्टनरशिप पे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखत पड़ी की थी आपने, क्या क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाए थे। बोला रिटर्न में तो कुछ नहीं बनाया, और लिखा था। कोर्ट ने बोला भग जाओ यहाँ से, कोर्ट ने बोला भग जाओ यहाँ से, दिख मत जाना यहाँ पे, और भागे भागे जाओ और मार्केट से कोई बुक परचेज करो, तो गूगल पे जाओ और गूगल पे टाइप करो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वहां से ई बुक या बाजार से बुक परचेज करो, और उसमें जो कंडीशन लिखी हुई ना वही फॉलो करनी पड़ेगी अब आपको, और कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है और ये कब एप्लीकेबल होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, अगर उन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो इसका मतलब ना तो ओरल किया है ना रिटर्न किया है, तो क्या फॉलो होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, या बोल सकते हैं कि रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं बनाया और कल वो डिस्प्यूट हो गए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी प्रोविजंस होते हैं वही एप्लीकेबल होंगे। तो प्रोविजन कौन कौन से, ध्यान से देखो। पहला प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, जी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कैपिटल और ड्राइंग के बारे में नॉलेज है, 11th में पढ़ के आए हो। कैपिटल मतलब जो पैसा लगाया गया, ड्राइंग मतलब जो फर्म से निकाला गया। तो ना तो कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा, ना ही ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा। थर्ड वन, क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगी, कोई काम कर रहा है तो जिसने काम किया नहीं किया सैलरी कुछ नहीं मिलेगी। तो क्या कमीशन दिया जाएगा, किसी पार्टनर ने सेल करवाने में बहुत हेल्प की है तो उसको कमीशन या बोनस मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिला जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट डिसाइड उन्होंने किया था उसी से मिलेगा, नहीं जी, जो भी प्रॉफिट हुआ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिक्स्थ बात है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म। तो क्या इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम। तो ध्यान रखनी है बात, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया है, ना ओरल में ना रिटर्न में, तो क्या होगा, जो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा, सैलरी कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अलाउ नहीं की जाएगी, सब कुछ जीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट कैसे बटेगा, फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर थे ए बी सी, इन्होंने डिसाइड किया हम प्रॉफिट बांटेंगे ऐसे, और एग्रीमेंट किया नहीं है होशियारों ने, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। ठीक है, और किसी पार्टनर ने अगर लोन प्रोवाइड करा रखा है किसी फर्म को, तो लोन के लिए उसने बोला कि मैं 10% लूंगा, तो फर्म डिस्प्यूट होते बोला कुछ नहीं मिलेगा, उसमें कि एक्ट में कितना लिखा, 6% पर एनम मिलेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म, तो कितना मिलेगा, 6%, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो कुछ नहीं मिलेगा फर्म को उल्टे में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता, ध्यान रखना बात। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कल। धन्यवाद।